नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आज हम हॉट टॉक नहीं कर रहे हैं, आज हम शहर की बात कर रहे हैं। और शहर की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के लोकप्रिय और कर्मशील सांसद शंकर लालवानी। शंकर भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजा भाई, आपका भी एक बार फिर स्वागत है। शंकर भाई, हम लगातार शहर के खाते में आपके संसदीय कार्यकाल की जो उपलब्धियां देखते आ रहे हैं, चाहे वो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विकास की बातें हों, हॉस्पिटलाइजेशन की बातें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें हों, तो ये इतने सारे प्रयास आप एक साथ इतने कम समय में कर पाए हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, काम करने का समय नियत है। उस नियत समय में आप जितनी डिलीवरी दे पाओ वही आपकी कार्य क्षमता बताती है। और मुझे लगता है कि शहर की जनता ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो ये मेरी भी जवाबदारी है कि शहर की जनता के लिए जितना करूँ उतना कम है। और उसी को लेकर समय समय पर जो इंदौर के लिए बन पड़ता है वो करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। राजा भाई, क्या लगता है, हम अगर ऐसे तुलना करना नहीं चाहिए लेकिन कामों की बात करें तो शहर के विकास को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है? नहीं, इसमें दो बातें हैं। देखिए, क्या होता है, जब आप शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हो तो आपके ऊपर न केवल एक क्षेत्र की बल्कि पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है शहर को जो भी व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं ये बहुत बात विनम्रता से कह सकता हूँ कि शंकर भाई की एक यूएसपी है, वो बहुत हम्बल है, इजी टू कनेक्ट है, इजी टू अवेलेबल है। जिस पॉलिटिशियन की अवेलेबिलिटी ईजी रहती है, कनेक्ट अच्छी रहती है, हम्बलनेस रहती है, किसी भी फरियादी के आधे काम तो उसी समय हो जाते हैं जब व्यक्ति उनसे मिल लेता है। तो इस मामले में शंकर भाई के बंगले पे भी शंकर भाई उपलब्ध रहते हैं, फ़ोन पे भी उपलब्ध रहते हैं और मिस कॉल पे भी उनका कॉल बैक आता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। एक बात। दूसरी बात, इनको टफ पीरियड मिला काम करने के लिए। टफ से तात्पर्य मेरा ये है कि सांसद बनने के कुछ समय बाद कोविड हो गया, तो कोविड का एक्सपीरियंस तो शंकर भाई खुद अच्छी तरह बता पाएंगे कि शंकर भाई किस प्रकार का चैलेंज आपके सामने कोविड में रहा। और आपको लगता है इंदौर जैसा शहर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भगवान मानने लगे थे, कहाँ खड़ा है? क्या स्टैंडिंग उसकी? नहीं, कोविड की बात अगर करेंगे तो ये बात सही है कि उस समय इससे कैसे लड़ना है इसका अनुभव तो हमें भी नहीं था जी। और मेडिकल लाइन को भी नहीं था जी। ये तो उससे लड़ते लड़ते ही अनुभव हुआ। और ये इंदौर के लोगों का साथ रहा, सबने मिलकर, प्रशासनिक, राजनेता, सबने मिलकर जब लड़ाई लड़ी और तभी हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मुझे लगता है कि ये इंदौर की एक ऐसी तासीर है कि जब हम इस विपत्ति के समय जब हम सब साथ में खड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे हम विजय प्राप्त करते हैं। और उसी का परिणाम है कि जो हम शुरुआती दौर में हॉट शहरों में से गिनती थी पूरे देश में, और आप तो हर शहर का आंकड़ा हमारे सामने लाते थे उस समय, और उसमें बहुत चिंता थी हमें। और उस चिंता के बीच में सब ने मिलके काम किया, चाहे ऊपर प्रदेश स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, और सबका साथ मिला तभी ये इस स्तर पे पहुंचे। नहीं, लेकिन मेरा इसमें ये सवाल है सर, देखिए कि हम मानते हैं कि कोई दुनिया का कोई भी देश इस वायरस से निपटने के लिए मेंटली प्रिपेयर तो था नहीं, कोई एसओपी नहीं थी, सबके लिए नया तो था ही। और जिस तरीके से इंदौर एक हॉटस्पॉट के रूप में पहले कोविड के फर्स्ट वेव में हॉटस्पॉट रहा, सेकेंड वेव में हमने मानवीय नुकसान भी बहुत भुगता है शहर के अंदर, त्रासदियाँ भी बहुत देखी है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके सामने अब क्या चैलेंजेस है शहर में, क्या क्या होना चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल आपने सीखा। मुझे लगता है कि इसमें अभी गुंजाइश है और उसी को लेकर हम काम भी कर रहे हैं, चाहे कोविड को लेके या दूसरे। और मुझे लगता है कि दूसरी फैसिलिटी शहर जिस हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है उस मान से हमको फैसिलिटी भी अवेल करना चाहिए। और इसी को लेकर हम जो सुपर हॉस्पिटल बनाए, लगातार हमारी मीटिंग चल रही है। वो आने वाले मुझे लगता है 15-20 दिन में वो सभी फैसिलिटियाँ वहाँ होगी जो एक अच्छे हॉस्पिटल में रहती है, चाहे कार्डिक की हो या दूसरी न्यूरो की हो। और उसके जो एक्सपर्ट हैं वो भी हम अपॉइंट कर रहे हैं और एक अच्छा सिस्टम और डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा लगता है कि शासकीय स्तर पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए, वो यहाँ उपलब्ध होगी। और उसके अलावा भी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको काम करना है, चाहे कैंसर का क्षेत्र हो, उसमें हमारे यहाँ पर काफ़ी मरीज जो हैं जिनको जो फैसिलिटी अप टू द मार्क, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उन मध्यम वर्गीय गरीब लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके लिए आवश्यक है, उनके लिए भी हमें आगे काम करना है। मुझे लगा है कुछ गुंजाइश जरूर है और मैं लगातार पिछले भी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे मिला था और उसके अलावा इस जो भी स्वास्थ्य मंत्री है उनसे भी एक बार मिलके सब बातें बताई। क्योंकि हमारी उस समय प्रायोरिटी कोविड की थी
अब चूंकि लग रहा है कोविड थोड़ा शिथिल हुआ है, तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान देना है जो आने वाले समय में इसकी आवश्यकता है। सुपर स्पेशलिटी में आपने कहा कि सारी मूलभूत सुविधाएं जो ज़रूरी होती है कार्डियक को हम लेकर मान के चले कि बाईपास सर्जरी भी वहाँ पर हो पाएगी। बिल्कुल। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट एक बड़ी समस्या है और बड़े खर्चे का इलाज है, उसको लेकर भी कोई प्रयोजन वहाँ पर कर रहे हैं आप? देखिए, उसको लेके भी यहाँ पर फैसिलिटी तो है, अब उसको टाई अप कर रहे हैं हम कि किस प्रकार उसमें हो, क्योंकि खास करके समस्या आती है गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को, खास करके लीवर, किडनी, ये कार्डिक का तो फैसिलिटी पूरी अवेलेबल हो रही है। लीवर और किडनी को लेकर एक हमारे सामने चुनौती है और उसको हम कैसे मैचअप करें वो हम सोच रहे हैं कि शासकीय स्तर पर वो सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। भले हो सकता है यहाँ 1-2 हॉस्पिटल हो रहे हैं मेडिकल जिनके साथ कॉलेज हैं, चाहे अरविंद हो या दूसरे, हाँ, उनके साथ कैसे हम उसको आयुष्मान योजना में लाएं ताकि गरीब लोगों को कम से कम उसमें इलाज हो सके। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग करता हूँ कि अब सामने कॉरपोरेशन के चुनाव ड्यू है, अर्बन बॉडीज़ के चुनाव नवंबर में हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जब इलेक्शन कमीशन करेगा। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टैंडिंग है, किस प्रकार का? देखिए, बीजेपी बदलाव के दौर से गुजर रही है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपके अनुशंसा सभी पार्षदों में और तमाम विधायकों में कंसर्न लगती है। क्या आप लग रहा है वाकई बीजेपी बड़े बदलाव की तरफ गुजर रही है, इसका असर इंदौर में भी हमको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पर? देखिए, अब जब पुराना अगर बीजेपी का मैं कहूँ 1983 की बात करूँ, एक उदाहरण के तौर पर रहूँ, उस समय बीजेपी ने बहुत ही इंदौर में एक नवाचार किया था जी। कि लगभग आधे से ज़्यादा जो पार्षद के टिकट थे सब नए दिए थे। ओके। आप उस समय देखें कैलाश विजयवर्गीय की 83 की देन है जी। गोपी कृष्ण नीमा हो, पुराने जितने भी नेता रहे हैं वो 83 में चुनाव लड़के ही पार्टी में आए। करेक्ट। तो ये बदलाव पार्टी करती रहती है और ये पार्टी का अनुभव भी है कि युवाओं को मौका देना, और आपने देखा होगा हर जगह युवाओं को, हमारे पार्टी संगठन में युवाओं को मौका देना है। तो ये पार्टी हमेशा आगे का सोच के चलती है और मुझे लगता है कि जब ये सामूहिक निर्णय रहता है पर उसमें जरूर इस बात का विचार होगा कि नए युवाओं चेहरे को दें। अभी पिछले दिनों आप गडकरी से मुलाकात करके आए, शहर को कुछ बड़ी सौगातें आप लोगों ने दिलवाई है। क्या लग रहा है कि आपको ये शहर वाकई टेक ऑफ के मोड पे है? जिस तरीके से आपके एफर्ट जारी हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे एविएशन की बात करें, क्या लग रहा है आपको? एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा डेवलपमेंट को लेकर, चाहे उसमें एजुकेशन का हो, आईटी को क्षेत्र में हम एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ी नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। Okay. और उसके पहले हमने प्रदेश सरकार से कुछ बातें की है। मैं दूसरे प्रदेशों की जो आईटी के हैं उसको लेके मैंने प्रदेश में कहा है कि अगर हमें यहाँ आईटी सेक्टर बढ़ाना है तो हमें कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, कुछ नियम में बदलाव करना पड़ेंगे, क्यों बाहर के लोग यहाँ आए वो हमको बताना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रदेश स्तर पर इस पर चर्चा चल रही है और एक आईटी एक ऐसा है जिसमें यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है और पूरे सेंट्रल इंडिया लोकेट होने के कारण लोगों का आना जाना, हमारे यहाँ कॉलेजेस बहुत हैं, IIM है, IIT है, तो इन सब बातों को देखें इकोसिस्टम अच्छा है यहाँ पर। मुझे लगता है ये जो आईटी का सेक्टर है वो, और दूसरा इंडस्ट्री को लेकर हम बहुत सीरियस हैं। आने वाले मुझे लगता है 3 माह में आपको दिखेंगे कि लगभग 1000 इंडस्ट्री का हम क्लस्टर अलग अलग ला रहे हैं। 5 क्लस्टरों में बात चल रही है और हर क्षेत्र में, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, उनसे भी मेरी बात हुई थी, प्रदेश सरकार से भी बात चल रही है, कुछ उनको फैसिलिटी चाहिए वो हम प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। टॉय क्लस्टर की लगभग फाइनल स्टेज पे, फर्नीचर क्लस्टर का तो शुरू होने वाला है, ऐसे अलग अलग क्लस्टर हम बनाने जा रहे हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो ये एक इकोसिस्टम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आईटी और बाकी चीज़ों को देख के, और इंदौर में लॉजिस्टिक हब को लेकर अपॉर्चुनिटी बड़ी आने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां, जब से जीएसटी वगैरह हो गया तो अब टैक्सेस लगभग सब जगह बराबर है। अब बड़ी कंपनी को ऐसा लगता है कि हम हमारा सामान वहाँ लोड करें कि वहाँ से 24 आवर में हम डिलीवरी दे सकें। तो ये इंदौर एक ऐसा है कि रोड, और हमने देखा कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई, कार्गो के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, कार्गो शुरू हो गया है पर हम इंटरनेशनल कार्गो के लिए शुरू कर रहे हैं, उसकी बातचीत चल रही है। तो वो फैसिलिटी सब अवेलेबल है, तो मुझे लगता है ये इकोसिस्टम है। उसमें माननीय गडकरी जी से भी मुलाकात हुई थी और उसमें रोड कनेक्टिविटी को लेकर अच्छी शुरुआत हुई और लॉजिस्टिक हब का तो हो ही गया MOU, उसमें काम शुरू होने वाला। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंदौर अच्छा टेक ऑफ लेगा। आपने आईटी इंडस्ट्री को लेकर कहा कि काफ़ी स्कोप है और यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री को लेकर आप अपार संभावनाएं देख रहे हैं।
अगर हम बात करें टीसीएस और इन्फोसिस को लेकर बात करें, राज्य सरकार ने काफ़ी रियायती दरों पर उनको ज़मीन दी थी, वे कंपनियां अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। तो किस तरह से फिर इस प्रोस्पेक्ट में को आप देख रहे हैं? ये बात सही है कि जो उस समय बात की गई थी उसमें नहीं था, और जैसे ही बीच में कोविड, एक बार पहले भी इसका जिक्र हुआ था 2-3 साल पहले, उस समय में हमने कोशिश की थी, लेकिन फिर कोविड के कारण वो रह गया था। लेकिन हाल ही में जब हम इंदौर के पूरे आईटी हब बनाने की बात कर रहे हैं और आईटी को लेकर आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने टीसीएस इन्फोसिस को ही कहा कि भाई आपने जो सोचा था उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। पत्राचार हुआ और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम बढ़ा रहे हैं, और कुछ उन्होंने बढ़ाया भी है, लेकिन अभी गुंजाइश और है। हमको लगता है और बढ़ाने की गुंजाइश है। जिस प्रकार से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से उनको जगह मिली हुई है, हमारी अपेक्षा है कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो करेंगे, और उन्होंने वादा किया कि आने वाले कोविड के बाद हम इसको करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अफसरों को ये निर्देश और हिदायत भी दी कि माफियाओं को न पनपा जाए, और इंदौर में बढ़िया कार्रवाइयाँ भी चल रही। किस रूप में देखते हैं आप इन सब कार्रवाइयों को, और किस तरीके का आपका इसमें एक्शन प्लान है आने वाले दिनों में? देखिए, ये बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में माफिया, चाहे मिलावट में हो, भू माफिया हो या अन्य जो पुलिस की नज़र में जिनको हम कहते हैं गुंडा अभियान हो, ये सभी एक साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है हम चाहते हैं कि शहर एक अच्छा हो। मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनको मैंने कुछ इंदौर के बारे में कहा था कि इंदौर को लेकर पूरे देश में एक अलग प्रकार का माहौल है, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो कि जो हमारे देश के अन्य युवा वर्ग के लोग, यंगस्टर हैं, वो इंदौर आने को अट्रैक्ट हैं, लेकिन उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए कि 24 आवर यहाँ सेफ है। तो अगर एक बार ये हो गया तो मुझे लगता है कि इंदौर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार बेंगलोर, पूना 124 आवर्स का है, तो हम यहाँ पर वातावरण क्रिएट करें, और उसी का असर है कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार इंदौर शहर में कार्रवाई हो रही है, हम चाहते हैं इंदौर में ऐसा माहौल बने, भय मुक्त माहौल हो, लोग आराम से रहें, बच्चे आराम से घूमें, हमारी बहनें, माताएं आराम से रात को 24 घंटे तक सड़क पे निकले तो कोई डर नहीं लगे। तो वो वातावरण हमें इंदौर में पैदा करना है, और उसी का आप देख रहे हैं जो कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है अभी तक का जो कार्यकाल रहा आपका? देखिए, ये आकलन तो जनता करेगी। मैं पूरा आपकी संतुष्टि की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे क्षमता है और लोगों का साथ मिल रहा है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसमें काम करने की। तमाम विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के बाद भी पूरे कोविड के दौरान आपने काफ़ी सक्रियता दिखाई। उस बात को लेकर कोई मलाल या संतुष्टि? देखिए, समय चुनौती का था, और चुनौतियाँ दोनों तरफ थी, परिवार में भी थी और समाज में भी थी। और चूँकि मैं एक सांसद भी था और एक पति भी था, दोनों चुनौतियों साथ साथ चल रही थी, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि भगवान ने परीक्षा ली, और मैं प्रयास करा कि उस परीक्षा में जितना मैं कर पाऊँ उतना मैंने किया, शहर के लिए भी किया। और ये बात सही है कि मैं शहर में उस समय प्रतिदिन निकला। ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं शहर में नहीं निकला और शहर की समस्याओं के लिए दूर रहा, शहर के साथ ही रहा, लोगों की समस्या दूर रहने का। मन में एक बात थी कि ये जो कोविड आया है, ये कोविड सैकड़ों वर्ष बाद इसी कोई बीमारी आई है, और इस समय अगर हमने कुछ किया, जीवन कितना है ये तो लिखा हुआ है, कितने क्षण हमारे पास हैं, लेकिन अगर इस विपत्ति के समय अगर किसी के काम आए तो वही सच्ची सेवा है, और उसी को ध्यान में रख के मैंने काम किया। अगर हम आपके इस कार्यकाल को लेकर बात करें, सांसद के रूप में आपका अनुभव आपने बताया कि जनता उसका आकलन करेगी। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? जैसा आपने कहा कि मैं आईटी सेक्टर को यहाँ डेवलप होते देखना चाहता हूँ, बाकी भी बहुत सारे तमाम सारे प्लान हैं। कोई ऐसा आपको लगता है काम जो आने वाले इस कार्यकाल में ज़रूर पूरा करना चाहते हैं? खासतौर से शहर के ट्रैफिक पे आप लोगों को काम करना चाहिए। शहर का ट्रैफिक जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अनऑर्गेनाइज तो खैर है ही, लेकिन मिसबिहेविंग ट्रैफिक है शहर का। और शहर, कोई भी व्यक्ति इंदौर आता है तो ट्रैफिक को लेकर गलत संदेश लेकर जाता है। इस पे पार्किंग हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। क्या होता है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरी दुकान के सामने मैं गाड़ी खड़ी करूँ। ये शहर की एक जो मेंटलिटी है, इस पर प्रोफेशनलिज्म लाना जरूरी है, उसमें आप लोगों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक ट्रैफिक को लेके एक जो इम्प्रेशन आता है वो इतना अच्छा नहीं है जितना बाकी चीज़ों में। इस पे समय समय पे बात हुई भी, मैंने इसके प्लान आउट के लिए एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, दो प्लान आउट करें। और शॉर्ट टर्म में जो छोटे मोटे काम है, आपने देखा होगा
नौलखा पे आज ही अतिक्रमण कल से हटना शुरू हुआ। भौरकुआ को लेके हमारा बहुत दिनों से इशू चल रहा था। आज यूनिवर्सिटी की मीटिंग थी, उसमें थाना शिफ्टिंग, मंदिर शिफ्टिंग, वो सहमति बन गई। तो ऐसे छोटे छोटे काम है। आज ही मैं PWD वालों के साथ बैठा था और IDA वालों के साथ भी बैठा था। तो मेरे जेब में वो कागज़ पड़ा जिसमें ब्रिजों की संख्या कौन कौन से आने वाले समय में ब्रिज बना। मुझे लगता है ये आप बेहतर बता पाएंगे। आज ही मैं इस पर डिस्कस कर रहा था, इंदौर में कौन कौन सी ब्रिजें बनने की संभावना है, उस पर सर्वे पूरा हो गया इन ब्रिजों पे। देखिए, आप जो बता रहे हैं जंक्शन के रूप से भौरकुआ, विजयनगर, IT पार्क, मूसाखेड़ी, खजराना, MR9, रेडिसन, रीगल, लवकुश, चौराया, महू नाका और RW देवालपुर, इसमें जो यदि प्रोजेक्ट पे आप डिस्कस 11 फ्लाईओवर का आपने स्टेटस बताया, 11 फ्लाईओवर जो आप हैं और रेलवे के अलग है, 2 अलग, रेलवे के अलग, इसमें कंप्लीटेड का अलग है, अंडर प्रोग्रेस अलग है। देखिए सर, इंदौर शहर तरक्की कर रहा है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन ये इस तरक्की में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा। क्या है, देखिए, चलिए मैं मेट्रो पे 1 सेकंड के लिए आ जाता हूँ। आप लोग मेट्रो लेके आ रहे हो, मेरा देखिए एक उसको आप आपत्ति न करते हुए सुधार के रूप में देखिए। मेट्रो का जो आपका रूट है वो ये रूट है, उस रूट पे सर्विस क्लास के व्यक्तियों का मूवमेंट कम है। कोई भी कॉरिडोर जब सक्सेस होता है जब आपको कनेक्टिविटी बेहतर मिलती है। ये शहर ट्रेडर क्लास है, इस शहर में सर्विस क्लास लोग नहीं, ट्रेडर क्लास शहर है। आज भी ये शहर 11 बजे बाद खुलना शुरू होता है, जो स्वभाव है इस शहर का। 11 साढ़े 11 बजे लोग शटर ऊपर करते ही रहते हैं। ये मुंबई नहीं है कि 4 बजे लोग घर छोड़ देते हैं। मुंबई में 11 बजे लोगों का लंच टाइम हो जाता है, हमारे यहाँ चाय कॉफ़ी चलती रहती है सुबह घर की। फ़र्क समझिए आप बात को। मेट्रो आ रहा है, मेट्रो का जो कॉरिडोर डिसाइड किया गया है वो कॉरिडोर भी आज की रेट में मुझे ट्रैफिक कंजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लग नहीं रहा है कि हमारा ये शहर किस तरीके से उसको बियर कर पाएगा, उसके खर्चे को। कोई व्यक्ति उस खर्च को कैसे बियर कर पाएगा, ये एक मैं समझ पा रहा हूँ कि कैसे आप उसको खर्च को निकालोगे मेट्रो के। नहीं, आपका कहना सही है कि जो हमें प्रायोरिटी कॉरिडोर लेना था वो पलासिया से एयरपोर्ट MG रोड होते हुए लेना था। इसमें सबसे ज़्यादा लोड मिलता है। और जो उन्होंने प्लानिंग उस समय की थी वो ये की थी कि खाली जगह कौन सी मिल रही है, हम पहले वहाँ बनाए। अल्टीमेटली ये बात सही है कि उसको रन करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी देखना पड़ती है, और ये फिजिबल इस रोड पे ज़्यादा था एज कम्पेयर टू दिस। 2 दिन पहले जब इसकी MD आई थी और उनके साथ जो अधिकारी आए थे, फिर बाद में मैं अधिकारी के साथ बैठा था, मैंने उनको कहा है चलो ठीक है, आपने 2 फेज में 31 किलोमीटर में से 16 किलोमीटर के यानी काम शुरू, एक का तो टेंडर अभी करा जिसका काम वर्क ऑर्डर दे दिया और दूसरा काम चल रहा है, तो ये 16 किलोमीटर का है। मैंने कहा आप एयरपोर्ट से भी वहाँ सुपर कॉरिडोर से शुरू कर रहे हो, एयरपोर्ट भी अभी नहीं पहुँचे हो, और यहाँ पर आप खजराना के पहले समाप्त कर रहे हो। उल्टा जो बचाव पोर्शन है उसमें ज़्यादा, जैसा आप हो रहे हैं उसमें ही। तो उन्होंने कहा इसमें हम जल्दी वर्कआउट करेंगे, और पर उसके पहले मैंने बोला कि आप शहर वालों के साथ बैठिए। अभी तक आप खुद निर्णय करते हैं इसलिए ऐसी स्थिति बनती है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में हम सभी जनप्रतिनिधि के साथ और स्टेक होल्डर जो इसमें हैं शहर के इस मध्य के, उनके साथ बैठेंगे और उनके भी आइडिया लेंगे। अभी ऐसा होता था कि अधिकारी निर्णय लेते थे बड़े स्तर पे, हमारे जो फील्ड का शहर का व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उसको लगना ओनरशिप आना चाहिए कि मेरे शहर के लिए हो रहा है और मेरे शहर के लिए ये बेहतर थी। उसके साथ जब तक कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे तब तक उनको लगेगा ये सपना है और ये कोई क्या होने वाला है, इसका उपयोग कैसे हो गया, इसकी सहूलतें हमें क्या मिलेगी। तो उन्होंने कहा ज़रूर हम शहर के लोगों के साथ बैठेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है संभावना है कि माननीय मंत्री जी इसमें आए, हमारे भूपेंद्र सिंह जी जो इसके मंत्री हैं वो रहेंगे और सभी शहर के प्रमुख लोग क्योंकि हमने BRTS में इसको भुगता है सर, भुगत भी रहे हैं। क्या होता है, राजीव गांधी चौरा से निरंजन पुर तक जाते हो तो वहाँ तो आपको बस मिल जाती है, उसके कारण शहर का बड़ा वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई हो जाता है। BRTS की कनेक्टिविटी नहीं है, तो जिस व्यक्ति को भौरकुआ से उतर कर एरोड्रम जाना होगा वो कैसे जाएगा, उसको फिर दूसरा साधन हायर करना पड़ेगा। किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कनेक्टिविटी बड़ी मैटर करती है, और इस पब्लिक कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना चाहिए सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। उसको लेके अभी मैं बता दूं कि सबसे पहले हमने इसको टारगेट किया था कि छोटी बसें लाई जाए, बड़ी बसों के कारण कभी तो 400 छोटी बसें लाई जाए। जैसे अभी आने वाले महीने में ही संभावना है 15-20 दिन में हमको मिलेगी। वो छोटी बसें हैं और वो शहर के जो गली मोहल्ले हैं उसमें तक जाएगी और वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक कुछ प्रॉब्लम हल हो सकता है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में। आपने बात कही कि सुपर कॉरिडोर से वो लेकर आए हैं, उसकी फिजिबिलिटी को लेकर आप भी आशंकित हैं। अगर हम बात करें यानी पब्लिक का जो पैसेंजर मिलेंगे वो इतने इधर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक बात है। अब जब हम एयरपोर्ट से बात करें कि एयरपोर्ट से लेकर अगर हम पलासिया तक की बात करें
तो मुझे लगता नहीं कि इधर तो उसको अंडरग्राउंड ही लेके आना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई ऑप्शन दिखता है आपको? नहीं, अगर हम पलासिया से देखें तो रिगल के आसपास वो रिगल, अब तो रिगल जो अभी नया प्लान बना है उसमें रिगल के ऊपर से जा रही है और कोर्ट के सामने, गांधी हाल के सामने अंदर जा रही है, अंडरग्राउंड जा रही है, और वहाँ से अंडरग्राउंड निकलते सीधे बड़ा गणपति के आगे से निकलेगी। तो इस प्रकार का प्लान बना है। पर फिर भी मैंने बोला कि आप पहले काम शुरू करने के पहले, टेंडर करने के पहले सभी स्टॉक होल्डर से बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, क्या क्या हो सकता है अच्छे सुझाव हैं जो वहाँ लोग उसको वापरने वाले हैं, वो अच्छे सुझाव देते हैं। तो संभावना है कि हम शीघ्र बैठने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि टेंडर और बाकी प्रक्रिया शुरू होने के पहले इसके लिए ज़रूर बैठेगी सरकार। तो ये थे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, जिनका मानना है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, स्वस्थ शहर भी इंदौर हो, उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो, आईटी के क्षेत्र में उपलब्ध हो, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बात कही है। और सबसे बड़ी विशेषता शंकर लालवानी जी की यह है कि वे स्वयं कोई निर्णय लेने की बजाय जनता को उस निर्णय में सहभागी बनाने की बात करते हैं। राजा, इस बात से आप सहमत हैं? बहुत सहमत हूँ मैं। इस मामले में कोई संदेह नहीं है कि इनका, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि ये सबको साथ लेकर चलने में थ्योरी में विश्वास रखते हैं। एक अच्छे कुशल राजनेता का फार्मूला भी ये होना चाहिए कि हम शहर का हर व्यक्ति स्टेक होल्डर है, और उस व्यक्ति का योगदान इस शहर में बनता है, तो क्यों उसकी सलाह के अकॉर्डिंगली काम किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शंकर ने बताई 400 बसों का, ये 400 बसों की खबर अपने आप में बड़ी है कि यदि 400 बसें शहर को मिलने वाली है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। शंकर भाई, आपने हमको ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि ये एक नया संदेश शहर को मिलने वाला है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक नई व्यवस्थाएं हमको मिलने जा रही है। थैंक यू सर। थैंक यू।